नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल खंड के अंतर्गत चौथे लेसन में जिसका नाम है कृषि के भाग 10 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग आज सबसे पहले भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव। देखिए, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव, इसको जानने के पहले सबसे पहले हम वैश्वीकरण क्या होता है इसको समझेंगे, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है इसको समझेंगे। देखिए, ग्लोबलाइजेशन से आशय विश्वग्राम से है। किससे है? विश्वग्राम से, यानी कि पूरा विश्व जो है एक गांव जैसा हो। पूरा विश्व एक गांव जैसा कब हो सकता है? जब संचार, परिवहन, यातायात आदि के साधनों को डेवलप कर दिया जाए, साथ ही जो व्यापार आदि के लिए प्रतिबंध हैं उनको समाप्त कर दिया जाए या उनको सरल से सरल कर दिया जाए, तभी विश्वग्राम की संकल्पना साकार हो सकती है। ग्लोबलाइजेशन का आशय किससे है? विश्वग्राम से है, यानी कि समूचा विश्व जो है एक गांव जैसा हो जाए। उसी प्रकार से जिस प्रकार अपने गांव में या किसी गांव में घटित होने वाली घटना के बारे में हम लोग तत्काल जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, या उस गांव में जो भी कुछ वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं या मौजूद हैं, उस वस्तु को उस गांव के लोग जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार यातायात, संचार और परिवहन के साधनों को खूब डेवलप कर दिया जाए और साथ ही जो व्यापार के नियम हैं उनको आसान कर दिया जाए, जिससे विश्व के किसी भी भाग में हम आसानी से कम समय में आ जा सकें, पहुंच सकें और जो कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। और साथ ही विश्व के किसी भाग में कोई भी वस्तु, कोई भी सेवा अगर है, तो विश्व के दूसरे भाग में अगर कोई व्यक्ति उस सेवा को, उस वस्तु को व्यक्ति या देश प्राप्त करना चाहता है तो वह प्राप्त कर ले। तो ये रही वैश्वीकरण की संकल्पना या वैश्वीकरण की अवधारणा। अब वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, वैश्वीकरण जो है वह भारतीय कृषि के लिए कोई नई बात नहीं है। देखिए, वैश्वीकरण जो है वह भारतीय कृषि के लिए 19वीं सदी के प्रारंभ में ही शुरू हुआ। या भारतीय कृषि को वैश्वीकरण कब देखने को मिला या वैश्वीकरण का सामना कब करना पड़ा? पहली बार 19वीं सदी के स्टार्टिंग में, जब अंग्रेजों का यहाँ पर आधिपत्य हो जाने से अंग्रेजों ने भारत से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं का व्यापार जो है देश दुनिया के अन्य भागों में करना शुरू किया। तो चूंकि 19वीं सदी में अंग्रेज हमारे शासक हुआ करते थे, इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ पर ऐसे कृषि उत्पादों को या ऐसे कृषि फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जो उनके लिए लाभकारी रहा हो। ऐसे इसलिए अंग्रेजों ने उस समय भारत में नील, कपास, मसाले आदि के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। शुरुआत में तो भारतीय किसानों को जब नील, कपास आदि की अच्छी कीमत मिल रही थी, उस समय भारतीय किसानों को कुछ लाभ तो हुआ या उनकी फसल की कुछ अच्छी कीमत मिल जाती थी। लेकिन आगे चल करके जब कृत्रिम रेशों का और कृत्रिम रंगों का आविष्कार हो गया, तब इन कपास या नील आदि
की उपज का कम दाम मिलने लगा। इससे किसान जो है इससे या उनकी आय कम होने लगी, उनकी बचत कम होने लगी। फलस्वरूप किसान जो है इससे छुटकारा पाना चाहते थे, या वैश्वीकरण का उनके ऊपर जो अभी कुछ लाभकारी असर पड़ रहा था, अब वो हानिकारक असर पड़ने लगा। और एक चीज के किसान जो है, भारतीय किसान, जैसा कि आप लोग इतिहास में नील आंदोलन आदि के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें भारतीय किसानों ने नील, कपास आदि की खेती करने से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आंदोलन किए, संघर्ष किए। संघर्ष क्यों किए? क्योंकि नील की खेती, कपास की खेती, मसाले की खेती उनके लिए अब लाभकारी नहीं रह गई। जब आधुनिक समय में या आज के समय में भारत में वैश्वीकरण कब प्रारंभ हुआ, या भारत ने उदारीकरण या वैश्वीकरण की नीति कब अपनाई? देखिए, देश के स्वतंत्र होने के बाद भारतीय किसानों को संरक्षण देने के लिए, भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने के लिए देश में व्यापार, आयात निर्यात आदि के जो है कड़े नियम बनाए गए। लेकिन 1991 में भारत में उदारीकरण की नीति अपनाई गई, यानी कि बिजनेस, व्यापार में, आयात निर्यात में छूट दी गई। और जब आयात निर्यात में छूट दी गई तो ऐसी बहुत से कृषि उत्पादें जो भारत जो है, आप इसे देखिए, 1991 में भारत में उदारीकरण की, वैश्वीकरण को ध्यान में रखते हुए, ग्लोबलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई। उदारीकरण क्या है? यानी कि बिजनेस, व्यापार को, आयात निर्यात को सरल बनाना, यानी कि जो प्रतिबंध है उनको कम करना। तो 1991 में उदारीकरण की नीति अपना लेने से भारतीय किसानों को काफी नुकसान हुआ। यद्यपि भारतीय किसान जो है आज भी दुनिया में बहुत से कृषि उत्पादों या कृषि फसलों जैसे कि जूट, कपास, रबड़, चाय, कहवा आदि के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं या पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करते हैं और इनका एक्सपोर्ट भी करते थे या करते हैं। लेकिन आज जो है इन भारतीय किसानों को उदारीकरण की नीति अपनाने से परेशानियों का सामना करना पड़ा है, समस्याओं का सामना करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि दुनिया के जो विकसित देश हैं, दुनिया के जो विकसित देश हैं, उनकी उत्पादन लागत भारतीय किसानों के उत्पादन लागत से कम है। इसलिए वे अपने कृषि उत्पादों को सस्ते दामों पर बेचने में सक्षम हैं। इसलिए भारतीय किसानों को उनके कृषि उत्पादों की अच्छी कीमत आज नहीं मिल पा रही है। आप लोग देखे भी होंगे, कभी कभी अपने यहाँ जो है दाल, चीनी नहीं, दाल हुए, जैसे चना हुआ या प्याज हुई, ऐसी सब वस्तुओं की कीमत कभी कभी बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार जो है विदेशों से ऐसी चीज़ों का आयात कर लेती है। तो ऐसी चीज़ों का जब आयात विदेशों से कर लिया जाता है तो जो कृषि उत्पाद ये भारतीय किसानों के थे, जिनकी अच्छी कीमत उनको मिल रही थी, अब अतिरिक्त स्टॉक आ जाने से जो भारतीय किसान थे, जो उनके उत्पाद थे, जिनकी अच्छी कीमत उनको मिल रही थी, मजबूरन
उनको अपने कृषि उत्पादों की कीमत को कम करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि उनको हानि उठाना पड़ता है। तो उदारीकरण की नीति अपनाने से भारतीय किसानों को आज परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रीजन क्या है? रीजन यह है कि जो विकसित देश हैं वहाँ पर कृषि उत्पादन लागत कम है। उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो वहाँ की सरकारें जो है अपने किसानों को ढेर सारी सब्सिडी दिया करती हैं कृषि उत्पादों पर या कृषि उत्पादन पर, खेती कार्य के लिए, कृषि कार्य के लिए वहाँ की सरकारें जो है अपने किसानों को ढेर सारी सब्सिडी, ढेर सारी सहायकी या छूट दिया करती हैं। और साथ ही विकसित देशों में जोतों का आकार जो है, खेतों का आकार जो है वो बड़ा है। अपने यहाँ जो जोतों का आकार छोटा है। और साथ ही जो विकसित देश हैं वो आर्थिक रूप से संपन्न है और उनके यहाँ कृषि जोतों का आकार बड़ा है। कृषि जोतों का आकार बड़ा होने से वैज्ञानिक यंत्रों का, जो कृषि के वैज्ञानिक यंत्र हैं उनका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। और एक चीज़ हम जानते हैं कि अगर हम किसी काम को मानव श्रम के द्वारा कर रहे हैं तो उस पर लागत अधिक आएगी। अगर हम उसी कार्य को बड़े पैमाने पर, ध्यान देंगे, अगर हम छोटे पैमाने पर खेती का कार्य कर रहे हैं तब उस खेती के कार्य में मानव श्रम के द्वारा लागत कम रहेगी। लेकिन अगर हम बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं तो उस क्षेत्र पर हम मशीनों से अगर खेती कर रहे हैं, यंत्रों से खेती कर रहे हैं, वैज्ञानिक यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं तो लागत कम आएगी। इस प्रकार इसका स्वरूप में यह इलाज कहा जा सकता है कि जहाँ पर तकनीक का उपयोग किया जाता है वहाँ पर लागत कम आती है। तो जो विकसित देश है, एक तो उनके पास पूंजी है, वो तकनीक का यूज कर सकते हैं, और दूसरा कि उनके जो कृषि जोत हैं, क्योंकि अधिकतर विकसित देशों की जनसंख्या कम है, जनसंख्या घनत्व तो कम है, इसलिए उनके पास जो है वह कृषि भूमि जो है उसके आकार जो है बड़े हैं। इसलिए वो लोग आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करके कृषि उत्पादन करते हैं, जिससे उनकी लागत कम आती है और लागत कम आने की वजह से वो कम से कम दामों पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचने में सक्षम होते हैं। और ऐसी स्थिति में भारतीय किसान की लागत अधिक होने की वजह से वो अपने उत्पादों को महंगे दामों पर बेचने के लिए मजबूर होते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई वस्तु महंगे दाम पर बेची जाएगी तो उसकी डिमांड कम रहेगी, और डिमांड कम रहेगी तो बिक्री कम होगा, बिक्री कम होगा तो लाभ कम होगा, बचत कम होगा, जिससे क्या होगा कि किसान धीरे धीरे उस फसल के उत्पादन को कम कर देंगे। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग हरित क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे।